हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलो, आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, रे डायग्राम। ओके, अब प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था, कॉन्केव मिरर के बारे में देखा था। कॉन्केव मिरर के बारे में थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैंने समझाई थी। अभी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, अब ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बाद में होने के बाद में कॉन्केव और कॉन्वेक्स सिंपल ट्रिक्स कैसे ध्यान में रखना है रे डायग्राम निकालने के लिए वो भी बताऊंगा। अपने को वो टेबल जो है वो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कैसी होंगी, इमेज डिमिनिश होंगी, पॉइंट साइज होंगी, इरेक्ट होंगी, अपराइट होंगी, ये कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं या फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक कंसेप्चुअल ध्यान में रखो, ऑटोमेटिकली अपने को इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहां पे आएंगी और किस तरह से अपने को ध्यान में रखना है वो भी सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा। चलो आज चालू कर देते हैं, रजिस्टर पेन लेके बैठ जाओ और शुरू हो जाओ। चलो अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। नेचुरली कॉन्वेक्स मिरर का आउटर साइड का जो भाग है वो है रिफ्लेक्टिंग, ना कि अंदर का। कॉन्केव का अंदर का, कॉन्वेक्स का बाहर का, अंदर का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डायग्राम नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से आ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से, इंफिनिटी ना बहुत दूर, इंफिनिटी माने बहुत दूर, हम बता नहीं सकते कि कितना दूर है कितना पास है। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, ठीक है, लाइक इंसिडेंट रे। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये वाला जो रे है, ये वाला जो जब कभी भी इंसिडेंट होगा कॉन्वेक्स मिरर पे, नेचुरली वो डाइवर्ज होगा। देखो कॉन्केव मिरर में कॉन्वर्ज इस तरह से अंदर आएगी, क्योंकि कर्वेचर सरफेस कैसा है, इंटीरियर है, तो अंदर ही आएगी, ठीक है। और बाहर का जो है कॉन्वेक्स सरफेस नेचुरली कर्वेचर है, तो वो कैसे जाएंगी, बाहर की साइड में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये है डाइवर्ज होगा, ये बाहर की साइड में जाएंगी, ए बी रे बाहर की साइड में जाएंगी। ओके, अब देखते हैं ये जो बाहर के साइड में जाने वाले उसको एक्सटेंड करवा देते हैं। ये तो इसमें तो इमेज बनेंगे नहीं है। ओके, ये तो पता ही है अपने को कि कॉन्वेक्स मिरर में अपने को इमेज तो दिखने वाली नहीं है, क्योंकि एक तो इंफिनिटी से उसके रेज आ रहे, इंसिडेंट रे आ रहे, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं एक्सटेंड करवा दे दो, ये कहां पे मिल गए, फोकस पे मिल गए, ठीक है। अब ये फोकस पे एक पॉइंट साइज इमेज तैयार होगी बच्चों, उसी पॉइंट से इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट पॉइंट से हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश माने बहुत बारीक, बहुत छोटी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज डिमिनिश बोलते हैं, हाईली डिमिनिश, ऐसा बोला तो भी चलता है। अब नंबर 2, जब कभी भी कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र हो तो जो भी इमेज बनने वाली है ये तो अपने को दिखेंगे नहीं, क्योंकि एक तो उनकी रेज इंफिनिटी से आ रही, एक तो कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्ज हो रही, तो जो रेज आ रही वो इस तरह से जा रही, तो इमेज तो बनेगी नहीं। इमेज बनेगी भी तो बहुत एनलार्ज या फिर पॉइंट साइज में बनेगी। अब ये पॉइंट साइज में अपने को दिखने वाली नहीं है, तो ये पॉइंट साइज डिमिनिश है, तो ये जो अपने को इमेज मिलने वाली है ये इरेक्ट, ठीक है, और वर्चुअल। कैसे मिलेंगे बच्चों, वर्चुअल। वर्चुअल माने हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से मिलने वाली है। कॉन्केव मिरर में अपने को एक्चुअल में दिखता था कि ये नहीं भी, ये हो सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में वर्चुअल अपने को इमेजिन करना पड़ता है कि भाई ये इतनी सी छोटी आएगी या फिर इतनी बड़ी भी आएगी। और इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधी, अपराइट इमेज बोलते हैं उसको। कौन सी बोलते हैं, अपराइट। अपराइट माने सपोज ऐसा ऑब्जेक्ट है तो मेरी इमेज इस तरह से ही बनेगी। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर में ये बात है, लेकिन कॉन्केव मिरर में अपने को 2-4 केसेस में कैसे मिल गई थी, रिवर्स ऑर्डर में या फिर डाउनवर्ड पोजीशन में। ओके, तो यहां पे जो है अपराइट पोजीशन में माने 90 के एंगल में मिलेगी। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही अपने को इमेज मिलने वाली है, राइट। तो कैसे, पॉइंट साइज डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बोलो उसको, इरेक्ट और वर्चुअल या फिर अपराइट इमेज मिलेंगी। नंबर डायग्राम 2, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो,
अब मुझे कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आए, ये तो इन्फिनिटी पे था, ये इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आए, आगे लेके आए, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये एक जो रे है ये नेचुरली क्या होगी, डाइवर्ज होगी, क्योंकि उसका एक्सटेंशन मैंने क्या करवा दिया, फोकस से जाने दिया। ठीक है, ये फोकस से जाने दिया। नेचुरली वो अपना रूल जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएंगी, फोकस में से जाएगी, वही मैंने किया। ठीक है, फोकस में से जाएगी, ये हो गया। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन चालू है, ये स्क्रीन के पीछे के साइड में नेचुरली कौन सी बनेगी, यहां पे इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी, ये केस में वर्चुअल इमेज बनेगी बच्चों। अब देखो, एक जो है मैंने डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसा रे आएगा वैसा ही वो क्या होगा, वापस चले जाएगा, इट अडॉप्ट द सेम पाथ, वो कर्वेचर में कोई भी अपना डायवर्जन नहीं दिखाएगा, जैसे आया वैसे ही चले जाएगा, जैसे अपना रूल है वैसे। सिंपल रूल फॉलो करो। ठीक है, एक आया डायरेक्टली चलेगा डायवर्जन, लेकिन फोकस से अपने को उसको जाने दिया, एक कर्वेचर से है, कर्वेचर से चले गया। अब देखो बच्चों, जहां पे वो, ये तो पीछे वाला डॉटेड साइड में देखा हो ऐसा, लाइक दिस। अब जहां पे उसका क्रॉस हो, यहां पे इमेज डेवलप होगी, जहां पे उसका क्रॉस हो वहां पे क्या होगी, इमेज क्रिएट होगी। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, बहुत ही छोटी, तो उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश, बोलो। ठीक है, हाईली डिमिनिश, ये हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पे बहुत ही पॉइंट साइज की इमेज बोलते हैं, और यहां पे हाईली डिमिनिश माने एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटी इमेज अपने को मिलने वाली है। ठीक, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, हाईली डिमिनिश। और देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, इस तरह का है, तो अपने को इमेज कैसी मिल रही है, उसी तरह के मिल रही है, तो उसको बोलते हैं अपराइट। अपराइट और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट माने सीधी वाली इमेज अपने को, ना कि उल्टी वाली। कॉन्केव मिरर में ज्यादातर इमेज उल्टी वाली रहती है, कॉन्वेक्स मिरर में सभी जो है वो अपने को कैसे मिलने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलने वाली है। ये हमेशा ध्यान में रखो, ये ट्रिकी है। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों ध्यान में रखो, कॉन्वेक्स मिरर में एक तो हाईली डिमिनिश या फिर डिमिनिश ऑब्जेक्ट अपने को इमेज मिलने वाली है, राइट, और दूसरा एक तो अपने को वर्चुअल इमेज मिलती है, दोनों भी इसमें, राइट, और अपराइट इमेज, ना कि वो नीचे के साइड में आती है, उल्टी नहीं इमेज रहती, वो सीधी सीधी अपने को अपराइट इमेज मिलने वाली है। ये क्लियर है? मेरे को लगता है कि बहुत ही इजी है और पूरा क्लियर हो चुका है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमेशा ध्यान रखो कि वर्चुअल इमेज, अपराइट और इरेक्ट इमेज ही बनती है ये दोनों केस में, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहले तो सब रिफ्लेक्शन देख चुके हम, कॉन्केव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सिंपल ट्रिक ध्यान में रखो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में अपने को इमेज कहां पे फॉर्म अप होगी ऑटोमेटिकली पता चलेगा, ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डाल दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक तो पहले समझ लेते हैं कि मीडियम किस तरह के होते हैं। नंबर एक तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम में क्या होता है और डेंसर मीडियम में क्या होता है वो देखो। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये दोनों टाइप के मीडियम होते हैं। अब रेयरर मीडियम में देखो कैसा है कि जो भी मीडिया होगा, ये जो भी मीडियम होंगे उसको मॉलिक्यूल्स है बहुत कम है, उसका रेट ऑफ परसेंटेज जो है बहुत कम होने वाला। और डेंसर में बहुत कॉम्पैक्ट होता है। अब डेंसर का एग्जांपल ले लिया जाए तो सपोज ग्लास आ गया, ठीक है। अब रेयरर का हम देखेंगे तो एयर आएगा। तो ये एग्जांपल से अपने को समझ में आ गया कि रेयरर क्या है और डेंसर क्या है। अब रेयरर की इसमें देखो मॉलिक्यूल जो है विस्पर पड़े हुए,
इसमें से जब भी लाइट रे पास होंगी या फिर पास होती जाएगी तो वो उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है, और इजी तरह से वो ट्रैवल कर पाएगा। वेलोसिटी फास्टली, वो लाइट की वेलोसिटी जो है फास्टली उसमें से जाया करेंगे रेयर में। लेकिन डेंसिटी केस में उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी लेस रहेगी, थोड़ी सी कम रहने वाली एज कंपेयर टू द रेयर, ठीक है। अब देखो कैसे बहुत सारी मॉब खड़े हुए हैं, अब बस में से हम जा रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। अरे अरे यार है ना, तो वो रास्ता बनाने वो हो गया डेंसर मीडियम। अब बस में कोई नहीं है, आराम से चढ़ सकते हो, आराम से उतर सकते हो, रेयर मीडियम। तो जब भी रेयर मीडियम से जाएगा तो वो फास्टली चले जाएगा, उसकी वेलोसिटी फास्ट होगी एज कंपेयर टू द डेंसर। डेंसर में वेलोसिटी लाइट की कम होने वाली है क्योंकि मॉलिक्यूल का डेंसर मीडियम में बहुत सारा है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल की जो गर्दी है या फिर मॉलिक्यूल का जो मॉब है बहुत सारा है, तो इसीलिए वो वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी लेस हो जाती है। ये हो गया रेयरर और डेंसर मीडियम। अब देखते हैं लॉ, रिफ्रैक्शन के लॉ किस तरह से आता है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जो लाइट रहता है, एक तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में भी जा सकता है। रिफ्रैक्शन की कंडीशन, रिफ्रैक्शन कहां होता है बच्चों, जब वो मीडिया चेंज करे, लाइट मीडियम चेंज करे तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, तो तभी रिफ्रैक्शन हो पाएगा। नंबर दो में रिफ्रैक्शन में और कौन सी कंडीशन है, जो लाइट है वो बेंड होता है। क्या होता है, बेंड होता है। किसमें, एक तो रेयरर डेंसर मीडियम में से जाने से या फिर डेंसर रेयरर मीडियम में से जाने से। नेचुरली बच्चों थोड़ा सा टेक्निक लड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, होने वाला तो है भाई, क्योंकि एक जगह पे मॉलिक्यूल नहीं है, एक जगह पे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, जब भी लाइट गुजरेगी करके तो वहां पे उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा, रेयरर मीडियम में ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा। ओके, यहां पे ऑब्स्टेकल तो मिलना ही मिलना है, तो बेंड तो होना है ही है उसको। रेयरर मीडियम और डेंसर सिर्फ रेट ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा अलग अलग है। तो पहली वाली कंडीशन कौन सी है, लाइट जब कभी भी डेंसर से रेयरर और रेयरर से डेंसर, इसका मतलब मीडियम चेंज करता है, उसको ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नंबर एक। दूसरी बात, लाइट हमेशा ये मीडियम चेंज होने से, आई रिपीट, लाइट हमेशा मीडियम चेंज होने से क्या होती है, बेंड होती है। वही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ रेयरर डेंसर का मैंने डिफरेंस बता दिया और दो कंडीशन भी बताई। उसने क्या किया, लाइट में हमेशा अपना मीडियम बदला और बेंड हो गया। वही फिनोमेना को हम क्या बोलने वाले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंसेप्ट क्लियर करवा लो, रट्टा नहीं मारने का, कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशन होने वाली है, और जो 3-4 कंडीशन है वो हम देखने वाले कि कंडीशन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है। ओके, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम एक ग्लास स्लैब ले लेते, ग्लास का एक टुकड़ा ले लेते, स्लैब बोलते हैं उसको, ग्लास स्लैब, ठीक है। अब एक इंसिडेंट रे इसमें डाल देते हैं, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक। अब उसमें नेचुरली अपने हिसाब से नॉर्मल निकालो। नॉर्मल क्या है बच्चों, नॉर्मली ये जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है। नॉर्मल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। देखो ये सरफेस, ये नॉर्मल एक इमेजिनरी चीज है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन सरफेस को क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। अब ये परपेंडिकुलर निकालते हैं, ये हो गया नॉर्मल। ओके, अब देखते हैं, अब ये जो बाहर का मीडियम है ये कौन सा होगा, एयर का मीडियम है, इसका मतलब कौन सा होगा, रेयरर मीडियम है।
ओके, ये तो पता चल गया। ग्लास स्लैब ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। चलो ये भी पता चल गया। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हाई होती है एज कंपेयर टू द डेंसर। डेंसर में कम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, रेयर में ज्यादा होती है। चलो ओके, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यहां पे आ गया। अब जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आती हो, केयरफुली सुनना, रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में लाइट आती हो तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह का। इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल के साइड में क्या होंगी बच्चों? थोड़ी सी इधर जाएगी। अब ये बताओ कि सपोज नहीं बेंड होती होंगी तो वो कैसे जाना चाहिए? लाइक दिस, ऐसी जाएगी। लेकिन जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आती हो तो वो क्या करने वाले? नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होने वाली। यही तो रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रूल नंबर 1 देखो। रूल नंबर 1 क्या बोलते हैं? रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू द डेंसर मीडियम में आती हो तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, ये एक नंबर। सेकंड नंबर अब देखते हैं, ये भी एक ग्लास स्लैब ले लेते। ओके, अब ये पहले वाली ये डायग्राम ले लेते। ये पहले वाली आई, नॉर्मल निकाला मैंने, बेंड टूवर्ड्स, नॉर्मल की तरफ झुक गई। नेचुरली कैसी जानी चाहिए थी? वो ऐसी ही जानी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो ये एंगल ऑफ आई हो गया, ये एंगल ऑफ आर हो गया, क्योंकि बेंड टूवर्ड्स। अब देखो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। रेयरर टू द डेंसर मीडियम, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब रे कैसे जाने वाला है? देखो यहां पे आ गया वो डेंसर टू रेयरर मीडियम, और यहां पे क्या है? बाहर एयर है, इसका मतलब रेयरर मीडियम है। अब ट्रैवल कैसी करेंगे? डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब जब कभी भी डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट आती होंगी, यहां पे और एक नॉर्मल निकाल लेता हूं मैं। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, परपेंडिकुलर निकाल दिया मैंने। अब ये नॉर्मल से कहां पे? जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस, थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये मैं भी फिलहाल ऐसा कर देता हूं। ठीक है, अब देखो रेस कैसा कर, रेयर टू द डेंसर आ गए रेस। ठीक है, अब रेयर टू द डेंसर आने के बाद जैसे क्या होगा? नॉर्मल टूवर्ड द बेंड। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और हो गया। डेंसर टू द रेयर आ गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग चले गया। तो जब कभी भी रेयर टू द डेंसर मीडियम आता हो तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू द रेयर मीडियम आएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऊपर लिख देता हूं, डेंसर टू द रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अब वैसे देखा जाए तो जैसे रेज आती है, सपोज ये रेज यदि कंटिन्यू आती होंगी लाइक दिस, ऐसे ऐसे कंटिन्यू आती, आराम से निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, ये रेज यदि ग्लास स्लैब नहीं होता तो रेज कैसे ट्रेवल करती थी? सीधी वाली। अब ग्लास स्लैब मैंने बैठा दिया, सपोज एक रेज सीधी वाली चली रही, लेकिन मैंने बीच में क्या करवा दिया? ग्लास स्लैब बैठवा दिया। इसका मतलब डेंसर मीडियम आ गया, डेंसर मीडियम से उसको रिफ्रैक्शन हो गया। अब सोचो दूसरा पॉइंट, ये यहां पे ओरिजिनल रे आने वाला था अपना, ओके, लेकिन कहां पे चलेगा? पीछे के साइड में चलेगा। ठीक है, लेकिन हम उसको दूसरी तरह से समझाएंगे, पैरेलल शिफ्ट ऑफ लाइट।
पैरेलल शिफ्ट ऑफ लाइट। लाइट यहां आने वाली थी तो यहां पे चली गई और कुछ नहीं हो गया। लेकिन बच्चों पैरेलल ही शिफ्ट ऑफ होगा, ना कि क्रॉस में, ना कि परपेंडिकुलर, ना कि इंक्लाइन, ना कि कोई एंगल। सिर्फ यहां आने वाली थी यहां पे आ गए, या फिर यहां पे आने वाली थी यहां पे आ गए, लेकिन पैरेलल यहां पे पैरेलल दिखाई देंगे आपको। तो रिफ्रैक्शन में पैरेलल शिफ्ट ऑफ रेज ऑफ लाइट, पैरेलल शिफ्ट ऑफ रे ऑफ लाइट, इतना पर्टिकुलरली ध्यान में रखो कि जहां पे भी जाने वाला था यहां पे पैरेलली पीछे के साइड में शिफ्ट होगा या फिर आगे के साइड में शिफ्ट होगा, बाकी कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई व्हिच इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब दूसरे वाली कंडीशन में देख लेते हैं। सपोज ये लिख लो आप, सपोज ग्लास स्लैब मैंने ले लिया और मैंने सीधा उसके ऊपर इंसिडेंट करवा दिया रे, सीधा रे 90 एंगल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहले वाले जो भी है मैंने इंक्लाइन कुछ डिग्री बनाई हुई थी, इंक्लाइन तिरछे वाले इस तरह के बनाए हुए, लेकिन ये जो रे है ये सीधे वाले हैं। अब इसका कैसे नॉर्मल निकलेगा बच्चों? सीधा ही निकलेगा, इसमें से निकलेगा। और रिफ्रैक्शन एंगल कैसे निकलेगा? वैसे ही निकलने वाला है। इफ परपेंडिकुलर जो नॉर्मल का है एंगल ऑफ आई क्या हो गया? 0 है, तो एंगल ऑफ आर कितना होने वाला है? 0। सो देयर इज नो डिफ्रैक्शन एट ऑल, सो देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल। रिफ्रैक्शन होगा नहीं, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, जैसे आ रहा है उसी तरह से वो वापस चले जाएगा। देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि एंगल ऑफ आई अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कुछ भी नहीं है, 0 है, तो रिफ्रैक्शन कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो ये तीसरी वाली कंडीशन है, ठीक है, ओके। अब इसमें हम देख लेते हैं कि प्रिज्म के बारे में क्या होता होगा। ये तो अभी स्क्वायर वाला ग्लास स्लैब है, अब प्रिज्म के बारे में वो भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली सुना करो और देखा करो, कोई एक एक बात हमेशा कंसेप्चुअल के एंगल्स में समझा दूंगा आपको। ये हो गया ट्रायंगल अपना और प्रिज्म बोले, ठीक है, ये हो गया प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म के देखो, जैसे मैंने इंसिडेंट रे एंगल मूवमेंट में उस पे ऊपर डाली, प्रिज्म के ऊपर एंगुलर मूवमेंट। अब देखो इसका नॉर्मल कैसे निकालूंगा मैं? एंगुलर सॉरी नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। अब ये कौन सा है? आजू बाजू का कौन सा मीडियम है बच्चों? रेयरर मीडियम है, ठीक है। अंदर का ग्लास स्लैब या फिर प्रिज्म का डेंसर मीडियम है, और बाहर का अगेन रेयरर मीडियम है, ओके। अकॉर्डिंग टू द अवर रूल या फिर लॉ के अनुसार रेयर टू द डेंसर मीडियम अपनी लाइट जाती है, ओके। तो वो क्या होती है? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। नॉर्मल कहां पे? ये वाला है, बेंड हो जाएंगी। अब रे कैसा होगा? इस तरह से जाएगा, ठीक है। जाना कैसे चाहिए था? इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। ये हो गया एक नंबर केस। चलो यहां तक के पहुंच गया। अब सेकंड इसमें क्या हो रहा है? डेंसर टू द रेयरर मीडियम, डेंसर टू द रेयरर मीडियम में जाएंगे। क्या होगा बच्चों? जैसे रूल है अपना, क्या होगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहां पे नॉर्मल निकालो, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर निकाला। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे। नहीं तो कैसे जा रही थी वो? लाइक दिस, सीधी वाली, ठीक है। ये क्या हो गया? नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डेंसर टू द रेयरर। ये हो गई प्रिज्म के बारे में डायग्राम। रेयर टू द डेंसर मीडियम, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू द रेयरर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ट्रायंगल कैसे हुआ उसका? इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का,
ठीक है, आ गया समझ में। मैंने ग्लास स्लैब के बारे में बताया और ये भी बताया। अब ये जो प्रैक्टिकल लेवल पे कि ग्लास स्लैब में एक्चुअल कैसे होता, प्रिज्म के कैसे एक्चुअल लेवल पे होता, वो भी मैं एक छोटे से शॉर्ट में डाल दूंगा, आप देख लेने का। ठीक, चलो आइडिया तो क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद में स्नेल्स लॉ, उसका कोई खास डेरिवेशन या फिर एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं है, तो उतना ही हम देखने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने? ये तो पता ही है कि जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है तो वो क्या करता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से जाता है। अब जब कभी भी वो मीडियम बदलता है, नेचुरली उसके वेलोसिटी या फिर ट्रैवलिंग पे फर्क पड़ता है। एक तो बेंड होता है या फिर नॉर्मल से अलग चले जाता है। हमने पहली बार देखा था, प्रिज्म हो या फिर ग्लास स्लैब हो, किसके भी बारे में। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ द लाइट की कंसर्न नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंसर्न नहीं, वो रेयर मीडियम में कौन सा होगा या फिर डेंसर मीडियम में कौन सा होगा, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा हम मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब सोचो मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया बच्चों, एक ग्लास स्लैब ले लिया। ओके, अब यहां पे एक इंसिडेंट रे करवा देता हूं, रे। ठीक है, नॉर्मल निकाल लेता हूं। ओके, अब ये क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अंदर के साइड में आएगा। ये तो पहले देखा था। अब देखो इसका, यदि ग्लास का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एन भी बोलता है, अपने एनसीईआरटी में एन लिखा हुआ है, कौन से बुक में म्यू भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम तो एन लिखने जा रहे हैं क्योंकि अपने एनसीईआरटी में एन है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से जाएगा अपना, एन करके। सो एन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, अब देखो कहां से आ गए वो, रेयर मीडियम में से आ गया, कहां पे चले गया, डेंसर मीडियम में चले गया। कहां से आ गया, रेयर मीडियम में से आया, डेंसर मीडियम में चले गए। ओके, अब अपने को कहां का निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हैं जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम, इसका मतलब एयर। ओके, वेलोसिटी ऑफ एयर, उसका रेशियो वेलोसिटी ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखो इसके मीडियम बोलने का, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज कंपेयर टू द एयर। ठीक है, यहां पे भी लिख सकते हैं आप लोग, मैंने यहां पे लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। क्या बोल रहा है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये हो गया ग्लास, ये हो गया एयर। ठीक है, ग्लास पहले, एयर बाद में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, फॉर्मूला कैसा है, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर रेशियो वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, ये सिंपल वाला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब मुझे देखो कंपैरिजन करना है तो दो मीडियम मुझे लेने ही लेने हैं, एक तो रेयर लेना है, एक तो डेंसर लेना है, राइट। अब मुझे फॉर्मूला करके बताना पड़ेगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम या फिर एयर मीडियम का क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूं, यहां पे लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास।
किसके कंपैरिजन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना तो पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, राइट? आ गया समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसा होता है वो हमको बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेचुरली वेलोसिटी ऑफ, उसका उल्टा करो। देखो ग्लास का निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास नीचे आएगा, एयर का निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ऊपर क्या आएगा? रेसिप्रोकल आएगा, तो वहां पे क्या आएगा? ग्लास आएगा। वेलोसिटी ऑफ ग्लास और वेलोसिटी इन ग्लास, सॉरी ऑफ नहीं इन, यहां पे भी इन करवा दो, ठीक है? वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर, सिंपल, बहुत आसान। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास, तो ऊपर क्या लेना है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर। या फिर इस तरह से ध्यान में रखो, ऊपर क्या है? ऊपर की वेलोसिटी, जी क्या है? नीचे की वेलोसिटी। एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला है, ठीक है? वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन एयर। ओके, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज एयर में लाइट की वेलोसिटी क्या रहती है? जैसे तो वैक्यूम में रहती है, लेकिन एयर में हम ट्रीट करते हैं। एयर की वेलोसिटी क्या रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? और ग्लास में हम फॉर एग्जांपल बता देते 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो हम क्या करते हैं यहां पे उसका ये कर देते, वैल्यू पुट अप कर देते, वेलोसिटी इन एयर। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं? ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इन एयर क्या है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ग्लास का कितना है? 2 × 10⁸, गट 3/2, इसका मतलब आ गया 1.5। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के कंपैरिजन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। ये उसका मीनिंग है, ठीक है? तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एनी मीडियम ग्लास या फिर डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकालते हैं। बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचो और आइडिया लेके चलो। आप रट्टा मत मारो या फिर सोचो मत कि इसका इस तरह सा कंसेप्ट अपना ध्यान में रखा करो। ओके, अब इसके आगे उतार लो, इसके आगे स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ अपने बुक में बहुत ही कम इसमें समझा गया है, सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है स्नेल्स लॉ। उसका डेरिवेशन या फिर उसका जो इवैल्यूएशन है वो अपने को नहीं है या फिर अपने बुक्स में नहीं दिया हुआ है। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, बस दैट इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट का साइन ऑफ एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल, दैट्स ऑल। बस इतना ही अपने को अपने बुक में दिया हुआ है। स्नेल्स लॉ पूरा एक्सप्रेशन नहीं है, ये किस तरह से है वो भी अपने को नहीं भी है, सिर्फ इतना है स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, दैट्स ऑल। अब बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर वो अच्छी तरह से हम समझा लेते हैं क्या होता है करके, ठीक है? अब ये जो स्नेल्स लॉ है ये ज्यादातर, अब देखो दिस वन इज द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। ओके, जैसे हमने पहले देखा था वन ऑफ द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो गया, ठीक है? मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल निकाला, नॉर्मल टू द सरफेस, ओके? सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब क्या होगा? ये है रेयरर मीडियम और ग्लास स्लैब है डेंसर मीडियम। नेचुरली पहले देखा हमने कि रेयरर टू द डेंसर मीडियम जब जाता है तब क्या करता है बच्चों? वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है।
तो कैसे होगा, इस टाइप का होगा, अंदर के साइड में आएगा, राइट। अब उसी को ही ऊपर को जो है ये हो गया एंगल ऑफ आई और ये हो गया एंगल ऑफ आर, राइट। अब वही फॉर्मूला क्या बताया उन्होंने, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा उसका एंगल भी चेंज करवा देता हूं, और ग्लास स्लैब ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो एक इस तरह का एंगल में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, उसको इस तरह का कर देता हूं, राइट। ये हो गया, ये एंगल में ये एंगल में फर्क है। नॉर्मल निकालू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो क्या हो जाएगा, वो भी बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया लाइक दिस, इस तरह का। नहीं तो फिर कैसे जाने वाला था वो, सीधा जाने वाला। ये है एंगल ऑफ आर और ये है एंगल ऑफ आई, राइट। यहां पे भी रेयरर मीडियम है और अंदर डेंसर मीडियम है। अब साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल भी बदला मैंने, साइन आई का एंगल बदला, यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट का एंगल बदल दिया मैंने। उसी रिस्पेक्ट में बच्चों एंगल ऑफ आर क्रिएट होगा, सही बात है। जैसे एंगल ऑफ आई है वैसे एंगल ऑफ आर होगा, लेकिन अब इसका साइन ऑफ आर, इसका साइन ऑफ आर, साइन आई अपॉन साइन आर उतना ही रहने वाला है। रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर उतना ही रहने वाला है, जितना ये स्लैब का है उतना ये स्लैब का ही रहने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कहां तक के रेयरर और डेंसर मीडियम में कांस्टेंट रखूं। इसका जो रेशियो है ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, कितना भी एंगल चेंज करो आप, जितना भी एंगल चेंज करेंगे उसी रिस्पेक्ट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, बराबर। अब जैसे एंगल ऑफ आई बदल देंगे वैसे एंगल ऑफ आर बनेगा, उसी तरह से उसका रेशियो बनेगा। अब वो जो है इसका रेशियो और इसका रेशियो कॉमन ही रहने वाला है जब तक कि हम उसका मीडियम चेंज नहीं करवाते, मीडियम वही रहने वाला है। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बदलने वाला है नहीं है, इसका नहीं बदलने वाला, इसका नहीं बदलने वाला, तो वही हिसाब से कन्वर्जन करने वाला है एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर के बीच में। जो भी रेशियो रहने वाला है ईच एंड एवरी स्लैब का कितना रहने वाला है बच्चों, कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये बराबर ध्यान में रखना, कौन से भी स्लैब का, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ रेयरर और डेंसर मीडियम कांस्टेंट होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। साइन आई अपॉन साइन आर, इसका भी और इसका भी क्या होना है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। कितना भी आप एंगल चेंज करो उसका रेशियो कांस्टेंट ही रहने वाला है जब तक के हम मीडियम चेंज ना करें। मीडियम कांस्टेंट, ये रेशियो भी कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, दैट्स ऑल, दैट इज ए स्नेल, सुना, ये पक्का ध्यान में रखिएगा। ओके।